गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक ईवीएस क्लास 4 के बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल 26 चैप्टर है, जिसका हम 13 चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद 13 चैप्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सीटेट पेपर फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा मार्क्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है चलो और चलें स्कूल। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है? चलो चलें स्कूल। इसमें ट्रॉली के बारे में दिया है। ट्रॉली सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि ट्रॉली होता क्या है। तो ट्रॉली लद्दाख में पाया जाता है। ये नदी को पार इससे की जाती है। ये मजबूत लोहे की रस्सी की होती है, या दोनों तरफ से भारी पत्थर या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला है। ट्रॉली क्या है? ट्रॉली एक लकड़ी से बना झूला होता है, जिसमें बच्चे बैठकर नदी को पार करते हैं। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। यह किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है? तो पुली की मदद से 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ नदी पार करते हैं। तो एक ट्रॉली में कितने बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं? तो 4 या 5 बच्चे ट्रॉली में बैठकर नदी पार कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कुएं से बाल्टी खींचना आसान होगा। कुएं से बाल्टी खींचना कब आसान होगा? तो पुली के साथ। डैट मीन्स जब कुएं में घिरनी लगा हुआ रहेगा तो बाल्टी खींचना आसान होगा। तो इस तरह से यहाँ भी इसको आप पुली याद रखिएगा। पुल क्या होता है? तो बांस अथवा सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। पुल क्या होता है? तो बांस अथवा सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं, जिसे पुल कहते हैं। बल्लम क्या है? तो केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव को बल्लम के नाम से जाना जाता है। बल्लम क्या है? तो बल्लम केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव को बल्लम कहा जाता है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में रेत ही रेत है, और ऊंट जो है राजस्थान में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और राजस्थान में क्या है? रेत ही रेत है। यहाँ बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में बच्चे कौन सा गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं? तो ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाके के गांव में यहाँ बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। मैदानी इलाके में भी बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं, और राजस्थान में जो है बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। और बल्लम क्या है? तो बल्लम केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, उसे बल्लम कहा जाता है। पुल क्या चीज़ होता है? तो पुल सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं, जिसे हम पुल कहते हैं। पुल से भी नदी पार किया जाता है। ठीक है, कुएं से बाल्टी खींचना आसान होगा कब? जब कुएं में घिरनी लगी होगी। ठीक ना। और ट्रॉली क्या है? ट्रॉली एक लकड़ी से बना झूला है, जिस पे 4 से 5 बच्चे बैठकर नदी को पार करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट और कुछ इसमें पॉइंट है। जुगाड़ क्या है? गुजरात में चलती है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जुगाड़ भी एक यात्रा करने का साधन है। आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है, लेकिन पीछे से ये लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये गुजरात में पाया जाता है। बच्चे साइकिल और जंगल से भी होकर स्कूल जाते हैं। बच्चे साइकिल और जंगल से भी होकर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर की पहाड़ियाँ। तो उत्तर की पहाड़ियाँ एक साथ हाथ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियाँ में क्या होता है? बच्चे एक साथ हाथ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। क्यों? क्योंकि ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसलन
भी हो सकती है। ठीक है, तो उत्तर की पहाड़ियाँ में बच्चे क्या करते हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, क्योंकि ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बर्फ में पैर धंस सकता है, जमी हुई बर्फ या ताज़ी बर्फ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए ताज़ी बर्फ। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, और जमी हुई जब बर्फ होती है तो वहाँ पर फिसलन भी होती है। ठीक ना, तो जमी हुई बर्फ में क्या होता है, फिसलन होता है, और ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरांचल पहाड़ी इलाका है। उत्तरांचल कौन सा इलाका है, वहाँ ऑप्शन दे जाएगा मैदानी और पहाड़ी, तो आपको टिक करना होगा पहाड़ी। उत्तरांचल पहाड़ी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक उब्बड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब पहाड़ी इलाका रहेगा तो रास्ता भी क्या रहेगा, पथरीला। तो यहाँ पथरीले रास्ते हैं, बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 2 है कान कान में। ओके, इसका नाम चैप्टर का है कान कान में। जिन जानवरों के कान बाहर दिखते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा जानवर बच्चे देते हैं, तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वे क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसे आप गाय को ले लीजिए, घोड़ा को ले लीजिए, सारे जो जानवर है वो क्या होता है, उसका कान बाहर दिखता है और उसके शरीर पे बाल होता है, और सचमुच में वो बच्चे ही देते हैं। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। बच्चे की कलम से, बच्चे की कलम से, ये सागर मिश्रा कक्षा 5 चकमक अगस्त 2006 देवदास मध्य प्रदेश, ये लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना। जो स्कूल में पनिशमेंट दिया जाता है उस प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह से उसको सजा देने की जो प्रवृत्ति है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, आप बच्चों को मोटिवेट रखेंगे डिसिप्लिन के लिए, वो खुद से मोटिवेट हो, इस तरह से आप उसको जागरूक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। तो पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो उसका कान होता है। ठीक है, छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। तो जिस तरह से पक्षी का छोटे छोटे छेद होता है वही उसका कान होता है, और उसी तरह से छिपकली और मगरमच्छ के भी छेद होते हैं और वही उसके कान होते हैं। जानवरों के खाल पर डिजाइन, उसके शरीर पर बाल। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। ठीक है, तो जो जानवर के शरीर पर डिजाइन बना हुआ रहता है तो क्यों होता है, तो उसके शरीर पर जो बाल होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जानवर दिया हुआ है और उसके खाल पे बाल और बाहर कान दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं, उस अकॉर्डिंग जानवर को कैटेगरी में बांटा गया है। हाथी कान बाहर दिखाई देता है, लोमड़ी खाल पर बाल है और कान बाहर दिखाई नहीं देता है। किसका, मुर्गी का। मुर्गी का कान दिखाई नहीं देता है तो वो क्या, अंडा देता है ना। खाल पर पंख होता है मुर्गी का।
लोमड़ी का कान बाहर दिखाई देता है, सूअर का कान बाहर दिखाई देता है, यहाँ तक चूहा का भी कान बाहर दिखाई देता है, बिल्ली और भैंस ये सारे चीज़ का जो कान है बाहर दिखाई देता है, ऊँट गाय ये सब का कान बाहर दिखाई देता है और इसके शरीर पे बाल भी होते हैं, इसलिए ये सारे जानवर जो है बच्चा देते हैं। और खाल पर बाल हैं तो लोमड़ी का, हाथी का, सूअर का, चूहा का, भैंस का, ऊँट का ये सबके खाल पे बाल भी होते हैं। और किसके कान बाहर नहीं दिखाई देता है तो कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर, बत्तख, मेढक ये सारा जो पक्षी है उसका कान बाहर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पक्षियों को कान नहीं होता है, छेद होता है, उसी को वो कान की तरह यूज करता है। तो खाल पर पंख होता है किसका? मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर, बत्तख ये सबके खाल पे क्या होता है? पंख होता है। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। बहुत साल पहले धरती पर क्या थे? डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलती है। तो कौन सा जीव है जो अब नहीं है, जिसे हम फिल्मों और फोटो और पुस्तकों में देखते हैं? तो डायनासोर को हम अब नहीं देखते हैं। ये फिल्मों, फोटो और पुस्तकों तक ही सीमित रह गया। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। नेक्स्ट चैप्टर है नंदू हाथी। हाथी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। नानी माँ मतलब माँ की माँ, ठीक है। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है? तो 100 किलोग्राम। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी क्या करता है? बहुत कम आराम करता है। वह केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो एक हाथी जो है वो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सो पाता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगर हाथी को गर्मी लग रहा है तो वो क्या करेगा? अपना कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है। हाथियों के झुंड में कौन कौन से होते हैं? तो हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, जो सबसे बड़ी हथनी होती है, वो पूरे झुंड का नेता होती है। एक झुंड में केवल 10 से 12 हाथी और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में कितने हथनी होती है? तो 10 से 12 और सब बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं, ठीक है। तो हाथी के झुंड में कौन रहता है? हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। उसका लीडर कौन होता है? तो जो उस झुंड के सबसे बड़ा हाथनी होगी वही उसका लीडर करेगी। और हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी कितने साल तक झुंड में रहता है? तो 14 से 15 साल तक वो झुंड में रहता है, फिर वो झुंड को छोड़ देता है, अकेले ही रहना पसंद करता है। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 3 महीने हाथी का वजन जो होता है 200 किलोग्राम होता है। यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक दिन में जो है बड़ा हाथी 100 किलोग्राम खा लेता है, और जब 3 महीने का हाथी का बच्चा हो जाएगा तो उसका जो वेट होगा, उसका जो वजन होगा वो 200 किलोग्राम होता है। जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। झुंड किसे कहते हैं? तो जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। बगुला और भैंस इस यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बगुला और भैंस सहजीवी है। ये क्या है? सहजीवी है।
बगुला भैंस के शरीर पर कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है। बगुला भैंस के शरीर पर क्यों बैठता है? तो भैंस के शरीर में जो कीड़ा होता है उसको खाकर उसे मदद करता है। नेक्स्ट चैप्टर है अमृता की कहानी। नेक्स्ट जो चैप्टर है अमृता की कहानी। ये खेजरी एक पेड़ का नाम है। जो ये पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। खेजरी जो पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है और स्वाभाविक सी बात है कि रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है, इसका मतलब इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। खेजरी के छाल जो रहता है उसको दवा के काम में भी यूज किया जाता है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं खाते हैं, यानी इसके लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इस पेड़ की जो फलियां होती है उससे सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजरी के बहुत से पेड़ होने के कारण खेजडली गांव का नाम पड़ गया। खेजडली किस लिए राजस्थान के जोधपुर का एक गांव का नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ खेजरी पेड़ जो है बहुत है। तो खेजरी जो है एक हर तरह से इम्पोर्टेंट पेड़ है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ये रेगिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। इसका जो छाल है दवा बनाने के काम में आता है। इसके लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है और फलियां को सब्जी बनाने के काम में आता है। इसके जो पत्तियां होती है वो पत्तियां को जानवर खाते हैं और इसके छाया में बच्चे खेलते हैं। इसका मतलब ये छाया भी बहुत ज़्यादा देता है। और राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है जिसे खेजरडली गांव का नाम पड़ा क्योंकि वहाँ ज़्यादा खेजरी का पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के जोधपुर के खेजरी गांव में बिश्नोई समाज होते हैं। ये बिश्नोई समाज क्या है? ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए इलाका आज भी हरा भरा है। जो राजस्थान के जोधपुर के खेजडली गांव है उसमें बिश्नोई समाज रहता है और ये लोग पेड़ और जानवर की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह जो इलाका है आज भी बहुत हरा भरा है। इसकी एक विशेषता है। अमृता के दोस्त 300 साल पुरानी किस्सा राजस्थान की है। ये जो किस्सा है वो 300 साल पुरानी है। कहाँ की? राजस्थान की है। पेड़ पौधे हैं, इसके लिए उसने अपनी जान दे दी। पात्र अमृता, सिपाही, राजा और गांव वासी। आप इस पात्र को याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि अमृता की जो कहानी है उसमें कितने पात्र हैं? तो इसमें 4 पात्र हैं। कौन कौन? अमृता, सिपाही, राजा और गांववासी। नेक्स्ट पॉइंट है बुजुर्गों की बात। अब बुजुर्ग की क्या बात होती है उनको देखते हैं। अगर बुजुर्ग मानते हैं कि अगर पेड़ है तो हम हैं और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये बुजुर्ग का मानना है कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता की मधुमक्खियाँ, ये जो चैप्टर है ये अनीता कुशवाहा नाम की है और ये मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है। ये कहाँ रहती है? तो मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है जो कि बिहार में पड़ता है। जब ये अनीता कुशवाहा छोटी थी तब दिन भर बकरियां चलाती थी और टीचर ने बताया कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कोई खर्च नहीं होता है। तब वह पढ़ने लगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली थी? तो वो बिहार के भोजपुर जिला के बोचाहा गांव की रहने वाली थी। वो क्या करती थी? तो बकरियां चलाती थी और वो 5वीं कक्षा की जब
बात सुनी कि 5वीं कक्षा तक कोई खर्च नहीं लगता है तो वो पढ़ाई करने लगी। 5वीं कक्षा पास कर ली, अब ये कॉलेज, अब हम स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के साथ मधुमक्खियाँ पालने का काम करने लगी। ये क्या काम करने लगी? मधुमक्खियाँ पालने का काम करने लगी। गांव में अकेली लड़की जो मधुमक्खियाँ पालने का एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। वह क्या सरकारी कोर्स में भाग लिया मधुमक्खियाँ पालने के लिए। मधुमक्खी पालने के 2 बक्से होते हैं। मधुमक्खी कैसे पाला जाता है उसका प्रोसेसिंग बता रहा है कि मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2000 रुपये थी। बाकी बचे रुपये में से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते के साफ करने की दवाइयाँ खरीदी। ठीक है, हर बक्से से 12 किलो शहद बना और अनीता होलसेलर बनना चाहती थी। अनीता क्या करना चाहती थी? वह होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। वह होलसेलर क्यों बनना चाहती थी? जिससे वो हेल्प करना चाहती थी उन लोगों को जो मधुमक्खी पालते थे और शहद बनाकर बेचते थे, तो उसको सही कीमत नहीं मिल पाता था। इसलिए इसने हेल्प करने की बात सोची कि उनको सही जो कीमत है वो हम दिला पाएंगे, इसलिए ये होलसेलर बनना चाहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा। अनीता कुशवाहा जो है एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। तो चमकते सितारा किसे कहा गया है? अनीता कुशवाहा को कहा गया है। ठीक है, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ है। तो मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा जो गांव है वहाँ लीची के भी बहुत सारे पेड़ हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लीची के फूल कब खिलते हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मक्खियों को लुभाते हैं। ठीक है, लीची के फूल जो होता है वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ मधुमक्खी का पालन भी किया जाता है। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडा देने का होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि मधुमक्खियों को अंडा देने का समय जो है वो कब से कब तक है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक है। और लीची का फूल कब खिलता है? तो फरवरी में खिलता है। दोनों बात आप याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर। अब मधुमक्खी में भी कुछ मक्खी होती है जो कि रानी मक्खी। ये रानी मक्खी का क्या काम है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। तो एक छत्ते में 3 तरह की मक्खी होती है। 3 तरह के मधुमक्खी होते हैं। एक रानी मक्खी, दूसरा जो कि अंडा देती है, और दूसरा नर मक्खी भी कुछ होता है, और तीसरा जो होता है वो सारे मक्खियाँ काम करती है। उदाहरण छत्ते बनाना, बच्चे पालना, रस लाना, ये सारे काम मक्खियाँ करती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक नाच करती है। वह किस तरह से बताती है अपने झुंड को? तो एक नाच करती है जिससे दूसरी मक्खी को रस मिल जाता। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक प्रकार का वो नाच करती है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, और रस से शहद बनाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता है। जो नर मक्खी रहता है वो छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है, और जो रानी मक्खी रहती है वो अंडे देती है, और बाकी जो मक्खी रहती है वो छत्ते के लिए जैसे रस लाना ये सारे काम करती है।
ठीक है। तो जब एक मक्खी को रस मिल जाता है, किसी को रस मिल जाता है, तो एक अलग प्रकार का नाच करती है, जिसे देखकर और सारे मक्खियों को पता चल जाता है और वह रस से शहद बनाती है। चींटियाँ चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह होती है। चींटियाँ भी मधुमक्खी की तरह होती है। रानी चींटियाँ अंडा देती है, जैसे मधुमक्खी में रानी चींटियाँ होती थी, उसमें भी मधुमक्खी में भी रानी मधुमक्खी होती थी, इसमें भी रानी चींटियाँ होती है। सिपाही चींटी बिल के ध्यान रखता है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इसी समूह में आते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। दीमक और ततैये भी इस समूह में आते हैं। तो चींटी, दीमक, ततैये एक समूह के हैं। अगर अदर कोई मक्खी वगैरह का नाम रहे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र ट्रेन से केरल के कोट्टायम का सफ़र कहाँ से कहाँ तक है? तो केरल से कोट्टायम का है। ओमान और राधा दो दोस्त थे। ओमान और राधा जो क्या था, दोनों दो दोस्त थे। साइकिल से गिरने से राधा के दाएं पैर की हड्डियां टूट जाती है और 6 हफ्तों का रेस्ट। तो ओमान डायरी में अपने सफ़र के बारे में लिखती है। यात्रा के सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट में नाम देखते हैं और गांधीधाम कच्छ से आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। टिकट चेक करता है और रास्ते में घर से आया ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधीधाम और अहमदाबाद। तो गांधीधाम अहमदाबाद और बलसारा गुजरात में है। ये तीनों जगह जो है वो गुजरात में। हम लोग गांधीधाम के बारे में जानते हैं, अहमदाबाद के बारे में जानते हैं, लेकिन बलसार के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि गांधीधाम, अहमदाबाद और बलसार जो है गुजरात में, क्योंकि आपका बुक में दिया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अहमदाबाद गर्म स्थान है। अहमदाबाद कैसा स्थान है? तो गर्म स्थान है। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। बलसार ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकती है। वलसाड जो है वहाँ ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है। वहाँ बटाटावार और पूरी, साग, ठंडा दूध, केले और चीकू मिलते हैं। जब ट्रेन इतनी तेज़ से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई पड़ती है। जब ट्रेन तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ कैसी दिखाई पड़ती है? उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट चैप्टर है खिड़की से। गोवा मडगांव गोवा राज्य में है। मडगांव जो है ये गोवा राज्य में है। यहाँ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधों और पेड़ से ढकी पहाड़ियाँ और तालाब है। तो गोवा का जो मडगांव है वहाँ की मिट्टी कैसी है? तो वहाँ की मिट्टी लाल है और मैदानी इलाका है वो। वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधों से ढकी पहाड़ियाँ, तालाब दिखती है। नदी के ऊपर बने पुल पर से जाने पर खरखर की आवाज़ होती है। नदी पर बने जो पुल है जाने के लिए, उस पर जाने पर कैसा प्रतीत होता है? खरखर की आवाज़। उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है। उडुपी स्टेशन पर क्या मिलता है? इडली वड़ा मिलता है, जहाँ ज़्यादातर लोग सफ़ेद क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है। मडगांव में उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है और उडुपी स्टेशन पर ज़्यादा आदमी अगर दिखता है तो ये लोग सफ़ेद और क्रीम रंग के धोती, सूती का धोती, साड़ी पहने दिखते हैं। ठीक है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गोवा से आप अगर केरल जाते हैं तो रास्ते में कितने सुरंग मिलते हैं? तो 92 सुरंगें। कितने पुल? तो 2000 पुल मिलता है। मलयमा माँ की बड़ी माँ को कहते हैं।
मलयालम भाषा है जिसमें मलयमा बड़ी माँ की बहन को कहा जाता है और अम्मुमा अपनी माँ की माँ को कहा जाता है, यानी नानी को अम्मुमा कहा जाता है मलयालम में। अब कुछ भाषा जो है उसको देख लीजिए। मलयालम तो कई बार आया हुआ है। मलयालम केरल में बोली जाती है, केरल राज्य का है। कोंकणी जो है गोवा में बोला जाता है। मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ तमिलनाडु में बोला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है नानी के घर तक। तो केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। तो बल्लम के बारे में हम पढ़े थे, जो कि केरल में लकड़ी से बनाई हुई छोटी नाव को बल्लम कहते हैं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए आपकी केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का यूज होता है। फेरी अन्य तरह के नावों का भी यूज होता है। रेल टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने के तारीख और वर्थ का नंबर तथा किराया दिया होता है। रेल टिकट पर क्या दिया हो रहता है? सफ़र शुरू होने का तारीख, वर्थ का नंबर और किराया भी दिया हुआ रहता है। रेलवे टाइम टेबल से ट्रेन से किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी और किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि जानकारी मिलती है। तो रेलवे टाइम टेबल से हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? रेलवे टाइम टेबल से ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी या किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि सब की जानकारी मिलती है। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। हम किसी भी रेलवे स्टेशन में जो रेलवे का टाइम टेबल होता है उसे खरीद सकते हैं। रेलवे टाइम टेबल से गणित भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती है। तो रेलवे का जो टाइम टेबल चार्ट होता है उससे भूगोल और गणित के बहुत सारे क्रिया को आप समझ सकते हैं, यानी गणित और भूगोल के बारे में भी जानकारी मिलता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है घुमा फिरा कर कि रेलवे टाइम टेबल से किस किस सब्जेक्ट की जानकारियाँ हो सकती है। तो गणित और भूगोल की जानकारियाँ हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है बदलते परिवार। तो बदलते परिवार क्या है? ये चैप्टर 9 है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला की शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दिया, लेकिन उसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। सुशीला को किसके तरफ से मदद मिली? तो पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके पंचायत का क्या कहना था कि बच्चों को खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश में लोगों को एक समूह विशेष कैंप लगता है। तो लोगों के एक समूह विशेष कैंप कहाँ लगाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में लगाया जाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जो आंध्र प्रदेश में एक विशेष प्रकार की कैंप लगती है उसमें जो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां होती है उसे फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है, इसलिए यहाँ कैंप लगाया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह, जो कि इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। लड़की की शादी की आयु कितना है? कम से कम 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन लड़के की शादी जो है 21 वर्ष के बाद। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को आप देख लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 10 चैप्टर हूँ तू तू हूँ तू तू।
ये कुछ चैप्टर इस प्रकार है। हूँ तू ची गुरु हाँ रू हूँ छू किट किट कबड्डी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। ये जो शब्द हैं ये कबड्डी में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ये शब्द जो हैं ये कबड्डी में इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन दे सकता है ये सारे ऑप्शन, और पूछेगा इनमें से कौन सा जो है वो कबड्डी में इस्तेमाल नहीं होता है। तो कबड्डी खेल के बारे में स्वयं करें या वीडियो देखें, ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसको सर्च कर लीजिएगा कबड्डी खेल क्या है। करम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये वेट लिफ्टर है। कौन? करम मलेश्वरी। ये आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। करनम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। कितने मेडल भारत के बाहर जीती? तो 29। इनके 4 बहनें और पापा पुलिस में हवलदार हैं। इनके पापा क्या करते हैं? तो पुलिस में हवलदार हैं। इनके कितने बहनें हैं? तो 4 बहनें। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। तो ये वेट लिफ्टर का कोशिश कब से करने लगी? तो 12 वर्ष की उम्र से ही करने लगी। अब वे एक बार में 130 केजी तक वजन उठा लेती है। कितना तक वजन उठा लेती है? तो 130 केजी तक। कौन? करम मलेश्वरी। कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश की थी। इसने कितने मेडल जीती? तो 29 मेडल जीती। कब से ये कोशिश करने लगी थी वजन उठाने का? तो 12 वर्ष की उम्र से ही करने लगी। इसके पिता क्या थे? तो इसके पिता पुलिस में हवलदार हैं। इसकी कितने बहनें थी? इसकी 4 बहनें थी। दादियों नानियों जैसी फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी आप लोग का बुक में है तो इसको देख लीजिएगा। ये मुंबई में रहती है। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ठीक है, तीनों बहनें का नाम क्या था? ज्वाला, लीला और हीरा। ये कहाँ रहती थी? मुंबई में रहती थी और तीनों कबड्डी खेलती थी और एक दूसरे को भी सिखाती थी। इन्होंने कबड्डी का एक क्लब बनाया। क्या बनाया? इन्होंने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों के बाद भी चल रहा है, यानी आज भी मुंबई में इसका क्लब चल रहा है। पिता की मृत्यु के बाद इसकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। पिता की जब मृत्यु हो गई थी तो इनके माँ और मामाओं ने, इनके जो मामा थे, ये लालन पालन किए। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे, यानी इसके बैकग्राउंड भी, फैमिली बैकग्राउंड भी था, वो खेल से ही जुड़ा हुआ था। तो इसके दोनों मामा थे, वो खो खो और एक कबड्डी खेला करते थे। माँ के भाई को मामा कहते हैं। मामा किसे कहते हैं? तो माँ के भाई को मामा कहते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होता है? तो 9 खिलाड़ी होता है। आप खो खो तो याद कर सकते हैं, ऐसे भी खो खो तो 9 इस तरह से खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फुलवारी। ये 11 चैप्टर है फुलवारी। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। फुलवारी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि वहाँ फूल ही फूल था। और उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये फूलों की घाटी कहलाती है। यहाँ सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। यहाँ जो है फूल सभी दिन नहीं खिलते हैं, बस साल में कुछ हफ्ता के लिए खिलता है। झाड़ियों में लगे लाल फूल। झाड़ियों में कौन सा फूल होता है? लाल फूल। पत्थर के बीच सफ़ेद फूल और पीले पीले फूल जो है मैदान में होता है। घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल। यहाँ आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जो देखिए,
झाड़ियाँ में जो फूल होगा वो लाल होगा, ठीक है। पत्थर उजला होता है इसलिए यहाँ सफ़ेद फूल होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैदान में पीले फूल, मैदान में कैसे फूल, तो पीले फूल। और घास हरा नीला होता है तो घास में नीले फूल खिलते हैं, ठीक है। अब मधुबनी की चित्रकला को समझिए, ये बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है मधुबनी चित्रकला। यह पुरानी चित्रकला है, यह बहुत पुरानी चित्रकला है। कौन सी चित्रकला, मधुबनी की चित्रकला। मधुबनी कहाँ है, तो यह बिहार राज्य के मधुबनी, बिहार राज्य में है, जो कि एक जिला है मधुबनी। त्योहार और खुशियों के मौके पर वहाँ के घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ, दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग का एक विशेषता है कि यहाँ जो भी रंग तैयार किया जाता है वो सारा प्राकृतिक होता है, एकदम नेचुरल होता है। कि रंग भी जो है नील और हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इस तरह से मिलाकर बनाया जाता है। चावल के घोल में रंग मिलाकर एक खास तरह का रंग तैयार किया जाता है। और चित्र क्या क्या चीज़ का बनाया जाता है, इंसान का, आदमी का, जानवर का, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, अन्य जीव जंतु को भी चित्र बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार की फूल की सब्जियाँ, उत्तर प्रदेश में जो कचनार है उसकी जो फूल की सब्जियाँ खासियत है। केरल में केले की फूलों की सब्जियाँ, उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की सब्जियाँ खाते हैं, तो कचनार की। और केरल में, केरल से आप रखिएगा, केला और केले की फूल की सब्जियाँ केरल में। महाराष्ट्र में सहजन की फूलों की पकौड़े, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े की विशेष महत्व है। सालन तरीदार सब्जी को कहा जाता है। सालन क्या होता है, तो सालन कुछ नहीं होता है, सब्जी होता है। जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसी को कहा जाता है तरीदार सब्जी। और ये सालन तरीदार सब्जी को कहा जाता है। गुलदावरी और जीनिया जैसे फूलों से रंग बनाया जाता है। तो गुलदावरी और जीनिया जैसे ये दोनों फूल है, इसे क्या बनाया जाता है, ये रंग बनाया जाता है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। अगर सर्दी में त्वचा फट रही है तो आप घरेलू नुस्खा भी आजमा सकते हैं। कैसे, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लें और इसमें कुछ बूंद जो है नींबू का डाल दें। आप इसको इस्तेमाल से क्या होगा, सर्दी में आपका त्वचा नहीं फटती है, ठीक है। इत्र के बारे में समझेंगे कि इत्र क्या होता है। इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। जो इत्र की छोटी सी शीशी होती है उसमें कई फूल होते हैं। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ये इत्र जो होता है फूलों का शुद्ध अर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला का। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो इत्र के लिए कौन सा राज्य मशहूर है ये पहले समझिए। तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला, तो कन्नौज जिला। यहाँ हजारों लोग द्वारा इत्र, गुलाब और जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। बन्ना दुल्हा को कहते हैं। बन्ना किसे कहते हैं, तो दुल्हा के कहते हैं। सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सूखे हुए फूलों से आप सुंदर कार्ड बना सकते हैं, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कैसे कैसे बदले घर। कैसे कैसे बदले घर।
ये चैप्टर है चेतन दास जब वह 9 साल के थे, यानी 60 साल पहले। जो चेतन दास है जब उसकी एज 9 साल की थी, तो इसका मतलब आज से ये 60 साल पहले की कहानी है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो वो डेरा गाजी खान से ट्रेन से दिल्ली होकर सोहना गांव आए। कहाँ से कहाँ आए थे? तो जो है गाजी खान से ट्रेन से दिल्ली होकर सोहना गांव आए। वहाँ बाबा अम्मा ने मिट्टी और भूसा मिलाकर घर की दीवार बनाया। गोबर मिट्टी से लिपाई हुई, इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। गोबर का यहाँ यूज बताया हुआ है कि गोबर से पहले लोग लीपते थे, क्यों? क्योंकि उससे कीड़े नहीं लगते थे। छत के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़ एक फ्रेम चारों दीवार पर टिकाया और लकड़ी को दीमक ना लगे इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम में बिछा दी। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसके लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन होना चाहिए नीम और कीकर, ये दोनों के लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं। लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पूरी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया और इस तरह से उसका घर जो है तैयार हो रहा था। चेतन दास की नौकरी लगने के बाद फिर से घर की मरम्मत हुई। इस बार छत लोहे और सीमेंट से पक्की, कमरे की दीवार कच्ची ईंटें से बनाई। अब साल में एक बार दीवारों के चूने से पुताई होती थी। आंगन में पक्की रसोई, एक तरफ मिट्टी का चूल्हा तो दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। पत्नी सुमन यहाँ नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता था। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया और इसे साफ करने बस्ती से लोग आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है चेतन दास को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटी सिम्मी की शादी पलवल में और राजू की शादी के लिए पूरे घर को पक्का कराने में लग गए। दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मलमल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा दिया। यानी समय के अनुसार उसके घर में चेंजिंग हो रहा था। इस तरह से अब जो मिट्टी का चूल्हा था वहाँ गैस स्टोव हो गया, ठीक ना। तो ये बता रहा कि समय के अकॉर्डिंग उसके घर में चेंजिंग हुआ था। छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वो दिल्ली जाकर बस गया। अब वह गांव छोड़कर भी दिल्ली चला गया। चेतन दास और पत्नी सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते तो कभी राजू के पास सोहना में रहता था। इस तरह से उसकी पूरी कहानी है। चेतन दास अब 70 वर्ष के हैं और डेरा गाजी खान जगह पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान जगह कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। वहीं सोहन जगह हरियाणा में है और सोहन जगह जो है हरियाणा में है। डेरा गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चैप्टर है 13 नंबर और आज का ये लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 13 चैप्टर को करेंगे। पहाड़ों से समुंदर तक, इसका नाम ही है पहाड़ों से समुंदर तक। नदी का पानी गंदा। नदी का पानी गंदा कैसे होता है उसके बारे में यहाँ समझाने का कोशिश किया है। कपड़ा धोने से, जानवर को नहलाने से, बर्तन धोने से, ये सब काम करने से नदी का पानी गंदा हो जाता है। जो पानी पीते हैं वो किसी नदी या तालाब से आता है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो किसी नदी या तालाब से ही आता है, इसलिए नदी का पानी या तालाब का पानी गंदा नहीं करना चाहिए। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। पानी को अगर प्यूरिफाई करना है तो कैसे करेंगे हम? पानी को उबाला जाता है। अभी भी बहुत घर में पानी को साफ करने के लिए पानी उबाल कर पिया जाता है ना। पानी में तेल नहीं घुलता है। पानी में क्या होता है? तेल नहीं घुलता है।
तो आज का इतना ही चैप्टर था, ये लास्ट टॉपिक था, पहाड़ों से समुंदर तक। अगर